जोड़ो यात्रा पहले कर्नाटक, बाद में मध्य प्रदेश, बाद में राजस्थान और बाद में हरियाणा, चौथा राज्य है जहां भारत जोड़ो यात्रा गुजर रहा है, जहां बीजेपी सरकार है। और इन चारों सरकारों में, चारों राज्यों में बीजेपी सरकार ने खूब प्रयास की भारत जोड़ो यात्रा को डिरेल करने की। कर्नाटक में हमारे होर्डिंग फाड़े गए, हमारे खिलाफ अखबारों में फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट निकाले गए, गलत प्रचार किया गया, पर उसके बावजूद उम्दा रिसेप्शन हमें स्वागत किया गया भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटका में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में मैं स्वीकारता हूँ इतनी मुसीबतें का सामना हमें नहीं करना पड़ा, पर फिर भी काफ़ी परेशानी कुछ ज़िले में हमें सामना करना पड़ा और कई कई गलत खबरें भी छपाई गई अखबारों में बीजेपी के माध्यम से, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में भी बहुत सफल हुआ। राजस्थान आए। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा की घोषणा की गई बीजेपी की ओर से, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा को क्या स्वागत मिल रहा है। और जैसे हम अलग अलग जिलों से गुजरे, वहां प्रयास किए गए बीजेपी संगठन की ओर से, बीजेपी नेताओं की ओर से, कि कुछ ना कुछ रोज भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ ना कुछ झूठ प्रचार किया जाए। कल हमें एक नया तरीका देखने को मिला हरियाणा में, और मुझे आश्चर्य हुआ इसको देखकर। मैंने आपको तो कहा है कि यहाँ के सड़कें खतरा, पहले कल भी खतरा था और आज भी खतरा है, पर कल जिस गांव में हम रुके थे, कैंप साइट था हमारा कल शाम के पदयात्रा के बाद हम भादस गांव से गुजरे, और भादस गांव में कुछ बिजली नहीं थी, पर उसके बावजूद हजारों लोग थे, चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे, हमारा स्वागत किया। तो मैंने कुछ लोगों से बात की और पता चलाने की कोशिश की कि क्यों यहाँ बिजली नहीं है, क्योंकि हरियाणा में तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। पहला राज्य था हमारे देश में जहाँ 100% सड़कें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। और मुझे कहा गया, और 3-4 लोगों ने मुझे कहा कि कल सारा दिन बिजली कट ऑफ किया गया इस गांव को। हाँ, मुझे आश्चर्य हुआ। हुडा जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रतिशोध की राजनीति हमें देखने को मिल रहा है, कि बीजेपी सरकार हरियाणा में भोखलाई हुई है कि गांव के लोग सुबह सुबह सड़क पर आ रहे हैं, और रात में भी जहां कोई लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, वहां भी लोग खड़े हुए हैं। और मुझे कहा गया, 4-5 लोगों ने कहा कि कल सुबह तक बिजली सप्लाई नॉर्मल था, और कल सारा दिन बिजली कट ऑफ कर दिया गया इस गांव को। और ये बिल्कुल हमारे कैंप साइट के बाहर है। हम हरियाणा में कल भी हैं, और उसके बाद दूसरे चरण में 3-4 दिन पानीपत में रैली होगा, कुरुक्षेत्र में मीटिंग होंगी, अंबाला में भी जाएंगे, और भी नए नए तरीके ढूंढे जाएंगे बीजेपी की सरकार से। पर कल जो किया गया, मैं समझता हूं ये गलत था। ये आप प्रतिशोध को आपको दिखाना है तो कांग्रेस पार्टी को के खिलाफ कराइए। ये गांव वालों के खिलाफ क्यों आप ये प्रतिशोध दिखा रहे हैं कि बिजली कट ऑफ कर दे रहे हैं क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं? ये गलत है। पर ये एक ट्रेडिशन रहा है, हमने देखने को मिला है, जैसा कि मैंने कहा कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में, और अब हरियाणा में।
आज मैं आपका परिचय हरियाणा के भारत यात्रियों से कराना चाहता हूं। यहाँ 14 लोग हैं। करीब 10% भारत यात्री हरियाणा से आते हैं, हालांकि 2% आबादी हरियाणा की है। तो ये सब भारत यात्री हैं हरियाणा के, और ये सब कन्याकुमारी से चले हैं। कन्याकुमारी से अब तक यहाँ पहुंचे हैं और आगे भी कश्मीर तक जाएंगे। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि संक्षिप्त में अपना परिचय दें, कहें किस जिले के हैं हरियाणा के, क्या कर रहे हैं अभी, और उनका क्या अनुभव रहा। संक्षिप्त में वो बताएं कि आज क्या करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा में क्यों शामिल हुए और उनका क्या अनुभव रहा है। मैं हर एक से गुजारिश करूंगा कि संक्षिप्त में रहें, ताकि बाद में हुडा जी कुछ कहेंगे और मैं भी कुछ इसके कोविड के बारे में बोलूंगा। हाँ, लेफ्ट से शुरू करो। हाँ, एक्सट्रीम लेफ्ट से। माइक है, माइक दे दीजिएगा प्लीज। हाल नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद सहवाग है और मैं जींद का कांग्रेस पार्टी का पूर्व प्रत्याशी भी हूं। मैंने छात्र जीवन से एनएसयूआई से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर लगातार 22 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा था। जब 7 सितंबर से हमारी ये यात्रा शुरू होने लग रही थी तो हमें इसका आइडिया नहीं था। ये था कि भाई कांग्रेस पार्टी की और राहुल जी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे और आज तकरीबन 9 प्रदेशों में गुजरने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश से, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग कास्ट से लोग आए और एक तरह से ये यात्रा पूरे देश की यात्रा बन गई है। इसमें बच्चे भी आए, इसमें युवा साथियों ने अपनी बेरोजगारी का दर्द भी राहुल जी को सुनाया, किसानों ने अपना दर्द सुनाया, महिलाएं आई, उन पर हुए अत्याचारों को जब राहुल जी को देखते हैं तो उनमें अपनापन दिखता था। और बहुत सारी जगह ऐसी आती थी जब उन्होंने अपने आंसुओं से भी अपनी तकलीफ को राहुल जी को बताया। तो हमें लगता है कि भाई इस यात्रा में आने का हमारा जो मोटिवेशन था, और कभी नहीं सोचा था कि इतनी लंबी यात्रा में पैदल चलेंगे, तो एक ताकत, एक एहसास जो लोगों से प्यार मिला है, उसके लिए हम कांग्रेस का और पूरे देशवासियों का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सा वाक्य भी मैं कहना चाहूंगा कि लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया कि हम जब केरला में थे तो शुरू में चले कन्याकुमारी से तो सबके पैरों में छाले हो गए थे, और जब हम हॉस्पिटल में गए सामने, जब सारे साथियों ने इलाज कराया तो उन लोगों ने हमसे पैसे लेने से भी मना कर दिया। छोटी छोटी दुकानों पे हम गए, चाय पी, गरीब व्यक्ति भी हाथ जोड़ के कहा था आप देश के लिए काम कर रहे हो, आपसे पैसे नहीं ले सकते। इतना प्यार सम्मान लोगों ने इस यात्रा को दिया है और करोड़ों लोग इसमें शामिल होकर इस बात का एहसास करा दिया कि ये देश की यात्रा है। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया प्रमोद। नेक्स्ट। मैं प्रिया अग्रवाल हूँ। मैं वीर चक्र विजेता शहीद रणधीर सिंह के पुत्रवधू हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट भिवानी है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा की तरफ से मेरे को रिकमेंड किया एज ए भारतीय यात्री। मेरी मेहनत और कर्मठता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में मैं एज ए किसान कांग्रेस ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर के पद पर आश्रित हूँ। और जब मुझे पता चला कि श्री राहुल गांधी जी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जो आज महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर उत्पीड़न और जवान और किसान के जो मुद्दे हैं उनको लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, 3 मुद्दे हैं भारत देश के आज के टाइम जो माननीय श्री राहुल गांधी जी भी आपको बार बार बता रहे हैं कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है और जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न है बढ़ चुका है। दूसरा, जो बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर लोगों को आपस में बांटकर जो राजनीति, नफरत की राजनीति फैला रही है, उसको तोड़ने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए हम लोग इस यात्रा पे निकले हैं। तीसरा, जो सबसे अहम मुद्दा है कि लोकतंत्र पे लगातार बीजेपी सरकार के द्वारा आघात किया जा रहा है। जिस तरह से संसद के अंदर सांसदों के स्पीकर को बंद कर दिया जाता है जब वो जवान और किसान के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे दुख भरा टाइम शायद ही देश के लिए कभी आएगा।
आप सब लोग जानते हैं बहुत ही लिमिटेड सा टाइम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि भारत देश के लिए अगर मेरी जान भी जाए तो कोई ताजुब की बात नहीं है। मैं इस यात्रा में माननीय श्री राहुल गांधी जी को बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने देश के हित के लिए इतना बड़ा त्याग, बलिदान, तपस्या की है कि शायद सदियों में कोई और दूसरा कर पाएगा। इसलिए धन्यवाद। और जितना जनता ने पूरे तमिलनाडु से लेकर अभी 9वीं स्टेट है हमारी हरियाणा, जितना प्यार और समर्थन लोगों ने दिया है, दोनों ने अपना दुख भी जताया है कि वो किस लिए परेशान है। तो मैं समझती हूँ कि और सबसे बड़ी बात एक और भी अच्छी लगी कि हर स्टेट के जितने भी हमारे लीडर्स थे, उन्होंने बड़े ही हमसे पूछा भी कि लोगों की क्या व्यथाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, उनका निवारण करने के साथ साथ कोशिशें भी की हैं। बहुत जगह पे ऐसा भी हुआ है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, आप सब लोगों के सामने हूँ। और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम जगदीप सिंह है, मेरा जिला अंबाला है और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। छात्र संगठन से हमने अपनी राजनीति शुरू की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने छात्र संगठन में जैसे हमें आगे बढ़ाने का मौका दिया और भारत जोड़ो यात्रा में आने का मौका दिया। और राहुल गांधी जी के साथ जब हम कन्याकुमारी से यहाँ तक चले हैं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक ऐसा लगता नहीं था कि इतना प्यार, लोग इतना प्यार देंगे, इतना प्यार दिया लोगों ने राहुल गांधी जी को। हर वर्ग ने, हर वर्ग जैसे ऐसा लगा कि परेशान है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे देश को लाना चाहता है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सर आवाज नहीं है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुनीता है, मैं रोहतक से हूँ। कांग्रेस सेवा दल की वाइस प्रेसिडेंट है। इस यात्रा से हमें इतना फायदा मिला कि घर बैठे हमें कुछ नहीं, खुशी से नहीं मिल पाते, लेकिन हम हर एक स्टेट में गए, सभी बच्चों से, बूढ़ों से, महिलाओं से, सभी भाई बहनों से मिले और उनकी समस्याएं पूछी और वो सभी रोड पर निकल कर आए राहुल जी से मिलने के लिए। जय हिंद, धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट शौर्यवीर सिंह है। मैं पानीपत गांव शिवा से संबंध रखता हूं और धन्यवाद करता हूं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि ये हिस्टोरिकल यात्रा है बेटे, इसमें जरूर जाओ। तो इस हिस्टोरिक मोमेंट का पार्ट क्योंकि आज हम हैं, नौजवान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, जैसा जयराम जी ने बताया, क्यों हम मोटिवेट हुए इस यात्रा में जाने के लिए। इसीलिए मोटिवेट हुए कि नौजवान होने के नाते आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, जो पहले रोजगार देने में नंबर 1 था। तो उस 10 साल के कार्यकाल में और आज के भाजपा के 8 साल के राज में आप खुद समझते हैं कि किस प्रकार से हम नीचे गए। हर एक, चाहे बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्कूलों के आगे प्रदर्शन की बात हो, तो हर प्रकार की समस्याएं आज समाज में हैं। तो जैसा भी सब साथियों ने बताया, राहुल जी को कितना प्यार हर प्रदेश में मिल रहा है। और मैं मानता हूं कि पदयात्री होने के नाते मुझे अपने हॉस्टल लाइफ की याद आज दोबारा से आई है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा हूं, राय स्कूल में मेरी पढ़ाई वहां से हुई। तो खुद अपने क्यों ये हमें मतलब इतना यादगार बनाती है यात्रा, क्योंकि हम खुद अपने कपड़े, बहुत सारी ऐसी चीजें जो खुद करनी पड़ती हैं, जो कि हम घर पे नहीं करते हैं। तो इसलिए ये यात्रा हिस्टोरिक है और बहुत कुछ हमें इसमें सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रेखा कश्यप, कुरुक्षेत्र हरियाणा से भारत यात्री। हमने जब ये यात्रा तमिलनाडु से शुरू की और हरियाणा तक पहुंचे, बीच बीच में बहुत ही अच्छे मीठे पल हमें मिले देखने को। और यहाँ पर हमने तमिलनाडु में देखा कि हमारी वहां पर 4 दिन की यात्रा थी। 4 दिन में लोगों का इतना जनसमूह उमड़ के आया। वहां के लोग बोले हमारे को कि आप 5-7 दिन और आगे राहुल जी को बोलो कि यहाँ पे 5-7 दिन और रुके। तो उसके बाद जैसे केरल में आए तो पाँव में दर्द था काफी। मैं एक रोड पे बैठी तो वहां पे ग्रामीण महिलाएं बोले कि आप यात्रा में चल रहे हो, हिंदी भाषी थे वो। तो हमने बोला हाँ जी। तो वो बोले कि भाई आपको कैसा लगता है, आप डेली चलते हो? बहुत अच्छा लगा कि हम आपके साथ चल सकते हैं। मैंने कहा चल सकते हैं, चल के देखो। तो वो हमारे साथ 2 दिन चले। उनको लगा कि बहुत ही अच्छा है। तब उन्होंने देखा कि राहुल गांधी जी ने ये यात्रा जो निकाली हमारे युवाओं और महिलाओं के, और जो हमारी बेटियां हैं उनकी सुरक्षा को लेकर,
हम मुद्दे भी उठाए और हम उनसे मिले भी। राहुल जी की यात्रा को लेकर वो सभी इतने खुश थे। 5-5 महीने के बच्चों को लेकर महिलाएं रोड पे आती हैं। आप ये देखो कि वो किसी के बुलाए पे नहीं, एक अपने मन से आती हैं। बच्चे अपने मन से, स्कूल कॉलेज के बच्चे, सिर्फ और सिर्फ उनका ये था कि हम अपने नेता से मिले, राहुल गांधी जी से मिले। राहुल गांधी जी ने मतलब आज के टाइम में बड़े लीडरों से मिलना बहुत ही मुश्किल है, पर राहुल गांधी जी एक बिल्कुल गरीब से गरीब व्यक्तियों से मिलते हुए गए, उनकी समस्याओं को सुना उन्होंने और उसके बारे में उन्होंने उसका टाइम पे वो भी किया समाधान। कई बच्चे ऐसे आए उनको अपनी फीस के लिए भी मतलब बोलना पड़ा कि हमारे क्षेत्र में हम पढ़ते हैं, फीस की भी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसकी उनकी भी समस्याएं सुनी, महिलाओं की भी समस्याएं सुनी। हमारे नौजवान भाई जो हमारे साथ यात्रा में चल रहे हैं प्रदेश के, वो भी सब अपने मतलब बेरोजगारी के बारे में बताते हैं कि हम पढ़ लिख के भी घर में बैठे हैं। तो उन्होंने मतलब अपना सारा दुख दर्द सुनाया। राहुल गांधी जी सबका दुख दर्द सुनते आ रहे हैं और उसका समाधान भी करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विशाल चौधरी है। मैं हरियाणा से आता हूँ। मैं भारत यात्री हूँ। मैं पहले नेशनल लेवल का बॉक्सर था, फिर मैंने केएमसी कॉलेज से जिला रोहतक, तो मैंने केएमसी कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन था। वहीं से मैंने अपने एनएसवाई से छात्र राजनीति की शुरुआत की, चाहे वो मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, फिर अभी मैं एनएसवाई का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कांग्रेस पार्टी ने, एनएसवाई ने मुझे चुनाव लड़ने का प्रेसिडेंट का मौका भी दिया मुझे। और साथ साथ जब कांग्रेस राहुल जी से जुड़े, कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ जुड़ के और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम जुड़े, छात्रों से मिले, तो एक अलग ही अनुभव था, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया है। आरएसएस ने जिस तरह इस देश को तोड़ने का काम किया है, उनकी सोच है कि आपस में देश के छात्रों को लड़वाना भिड़वाना, चाहे वो युवा है, चाहे वो बुजुर्ग है, महिलाएं हैं। देश में इतनी बढ़ती महंगाई, उनको कोई भी फर्क नहीं है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। हमारा जितने भी हमारी सरकारी संस्थाएं थी, उन्होंने उनको बेचने का काम किया है, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, चाहे वो रेलवे लाइन की बात हो, चाहे वो एलआईसी की बात हो। कहीं ना कहीं आरएसएस, आप देखो, इस देश को खत्म करने का काम कर रही है। और उसी देश को जोड़ने का आज हम सब मिलके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और राहुल जी ने बड़ा मौका दिया, ये सबसे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य है। और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को पूरे देश में आज हम आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में आरएसएस का जो वायरस का जहर है, जो लोगों के अंदर इंजेक्शन झूठ का जहर लगाया गया, उसको खत्म करने का काम ये भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। और इसका आप सब ने यहाँ पे आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जितने भी यहाँ पे हरियाणा की लीडरशिप है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सब। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार रोड, गांव पुंडरी, जिला कैथल से हूं। मैं इस यात्रा में, मैं एक किसान परिवार से भी आता हूं और किसानों से संबंधित और मजदूरों से संबंधित, मैं आड़त का मेरा अपना धंधा है, आड़त का बिजनेस है। तो मैं जिस प्रकार प्रदेश में, देश में हालात बीजेपी ने कर रखे थे, हमारे किसानों के खिलाफ 1.5 साल तक धरना चलता रहा और 750 के करीब हमारे किसान शहीद हुए। कभी भी बीजेपी ने कभी भी ये नहीं कहा भाई देश का किसान, देश का पेट भरने वाला किसान यहाँ मर रहा है, शहीद हो रहा है ठंड के अंदर, गर्मी के अंदर। तो ये सारी चीजों को देखते हुए और जिस प्रकार हमारे आर्थ को भी, धंधे को चौपट करने के लिए सरकार, ये किसानों से संबंधित हमारे किसानों को बर्बाद करने के लिए ये सरकार चल रही है, तो इन हालातों को देखते हुए मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के पास आया, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के पास आया और मैं बोला भाई इस देश की लड़ाई जिस प्रकार राहुल गांधी जी लड़ना चाहते हैं, मैं उनके साथ इसमें चलना चाहता हूँ। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के देश के और प्रदेश के हितों की लड़ाई हम इकट्ठे लड़ना चाहते हैं। तो हुड्डा साहब ने मेरे को इसमें यात्रा में शामिल होने के लिए मेरे को इसमें से यात्रा में शामिल कराया और इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार हम कन्याकुमारी से चले और देश के जो लीडरशिप थी कांग्रेस की और देश की, जैसे हम जयराम रमेश जी हैं, दिग्विजय जी हैं, श्री राहुल गांधी जी हैं, और जिस प्रकार देश में माहौल बनाया गया था, हमको देख के इस प्रकार लगा जैसे हमारे घर के बुजुर्ग, हमारा घर परिवार, जैसे गांव इकट्ठा, मोहल्ला इकट्ठा रहते, इस प्रकार वहाँ आपस में
बिल्कुल प्यार से रहते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में साथ साथ रहते हैं। और जिस प्रकार देश में हालात जाति को जाति से तोड़ने का और धर्म को धर्म को तोड़ने का जिस प्रकार जहर देश के अंदर एक बीमारी लगा दी है, इस बीमारी को दूर करने के लिए जिस प्रकार हम चलते चलते शरीर से फिजिकल फिट हो गए हैं, तो इसी प्रकार ये बीमारी देश से निकाल कर देश को भी स्वस्थ और बिल्कुल नौजवान करेंगे। और ये राहुल जी जब चलते हैं तो जो फिजिकल बेचारे दिक्कत में वो लोग भी राहुल जी के साथ चलने के लिए उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और बच्चों से लेकर बुजुर्ग, हमारे साथ एक 90 साल के बुजुर्ग है, उनको देख के हमको ये लगता है भाई ये हमारे से भी ज्यादा जुबान है। जिस प्रकार वो दौड़ते हैं और चलते हैं राहुल जी के साथ इस यात्रा में, तो हमारे को हर प्रदेश में अलग अलग मौसम, अलग अलग ऋतुएं, कहीं बरसात कहीं गर्मी, सब प्रकार का देश को देखने का, देश को समझने का हमारे को मौका मिला है। और सभी प्रकार की सभ्यता संस्कृति को देखना, एक दूसरे को समझने का मौका मिला। तो हम ये देख के भाई देश एकता और अखंडता के बगैर नहीं रह सकता। इसी प्रकार जिस प्रकार ये बीजेपी सरकार ने आज हालात बनाए, इसी प्रकार हमारे हरियाणा में भी 2000 बहुजय रमेश जी, हमारे हरियाणा में भी 2002-3 में हमारे प्रदेश में कई किसानों को कंडेला कांड में कई किसानों को गोलियों से मौत के घाट उतारा। तब हमारे प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसी प्रकार हरियाणा में पद यात्रा निकाली, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन अत्याचारियों को दूर करके प्रदेश में एक अच्छा माहौल मिला। इसी प्रकार देश को भी एकता और अखंडता में बांधे बगैर हम नहीं बैठेंगे। हम भारतीय यात्री राहुल गांधी जी के साथ और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और देश को एकता और अखंडता में बांधने के लिए दिल से प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे। और मेरे को उम्मीद है भाई देश एकता के सूत्र में बंधेगा। देश समझ चुका है भाई ये धर्म को धर्म से, जाति को जाति से लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये मैं अपनी वाणी को विराम देके जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल राव है। यार आप भाषण नहीं दे रहे हो, परिचय दे रहे हो, प्लीज परिचय दीजिएगा आपका। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल राव है, मैं भारत यात्री हूं। मैंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। एनएसयूआई के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पद पे मैंने काम किया। उसके बाद युवक कांग्रेस से होते हुए वर्तमान में मैं भारतीय युवक कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग का अध्यक्ष हूं। भारत जोड़ो यात्रा का जब ये शुरुआत हुई कि राहुल जी के नेतृत्व में जब उदयपुर अधिवेशन हुआ, तो ये तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस देश में जो असल मुद्दे हैं उन पे बात करने के लिए और देश से नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक पद यात्रा करेगी जो लगभग 3750 किलोमीटर की होगी। तो जो हमारे नेता ने इतना बड़ा संकल्प लिया, तो उसी दिन हमने निश्चित किया कि हम अपने नेता के साथ चलेंगे, उनसे कदम मिलाकर चलेंगे। और इस देश के, चाहे वो बढ़ती बेरोजगारी की बात हो, बढ़ती महंगाई की बात हो, इस देश में बढ़ती आर्थिक असमानता की बात हो, और देश में जो नफरत की राजनीति है उसको खत्म जिस तरीके से किया जा सकता है, वो हर काम हम अपने नेता के साथ करेंगे। मैं समझता हूं कि जो यात्रा को जन समर्थन मिला है, राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारे जिम्मेदारियां भी हैं। जैसे राहुल जी कहते हैं, ना केवल चुनावी जिम्मेदारी है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सामाजिक जिम्मेदारी, अपने कामों को निभाएं और विपक्ष में रहते हुए जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी ईमानदारी से निभाएं। आज देश को जरूरत है प्रेम बांटने की। ये सबसे खास बात और अनुभव मैं कहता हूं, इस पूरी यात्रा में राहुल जी लोगों के दिलों की बात सुनते हैं। बहुत सारे नेता हैं जो अपने मन की बात करते हैं, जो लोगों की सुनते नहीं है, लेकिन इस वर्तमान समय में अगर देश का नेता कोई है तो माननीय राहुल गांधी हैं, जो लोगों के मन की बात सुनते हैं। मैं यही कहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनके हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हरियाणा का इतिहास रहा है, जैसे सर ने कहा कि चाहे जवानों की बात हो या खेलों के क्षेत्र में आगे आके भारत का नाम रोशन करने की बात हो, हरियाणा का हर व्यक्ति हर एक आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करता है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या अन्य आंदोलन। मैं पुनः अपने सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से कहा कि ये पदयात्रा हरियाणा से होकर जैसे गुजर रही है, कि हरियाणा में भी समय समय पर जब विपक्ष का वार हुआ तो हरियाणा में यात्राएं हुई, चाहे वो किसान आंदोलन के दौरान हुई हो या कंडेला कांड के दौरान। तो मेरा भी सौभाग्य था कि मैं अपने शुरुआती दौर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हुई इस यात्रा का सदस्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया।
रेवाड़ी राहुल सबसे महत्व चीज वही था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रशंसा नहीं चाहिए, लंबा भाषण नहीं चाहिए, आपका परिचय दीजिए और आप संक्षिप्त में क्या अनुभव रहा है आपका भारत जोड़ो यात्रा में। किसी की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। चलिए। मेरा नाम सुशील दानक है और मेरा जिला चरखी दादरी है और फिलहाल मैं कांग्रेस एससी सेल का जिला अध्यक्ष हूँ और साथ में मैं एक मजदूर संगठन भी चलाता हूँ। जिस प्रकार मुझे पता चला कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी के नेतृत्व में चल रही है, तो मुझे भी राहुल जी के आशीर्वाद से, जयराम रमेश जी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के आशीर्वाद से मुझे इस यात्रा में मौका मिला। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा जो चली है और इसी तरह की एक यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ जो की थी, आज उसी तरह की ये यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चली है। चाहे वो दूध दही मक्खन पे टैक्स लगाने की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। और आज देश के अंदर इन 8 साल के दौरान जो बीजेपी की सरकार है, आए दिन दलित और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी प्रदेश में, किसी न किसी जिले में अत्याचार होते हैं। और कांग्रेस की जब सत्ता थी, पूरे देश के अंदर अमन चैन शांति थी और सभी धर्मों के लोग, चाहे दलित थे, चाहे मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्मों के लोग और सभी जातियों के लोग आराम से रहते थे। लेकिन आज ये आरएसएस चाहती है कि बाबा साहब का बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहती है और ये आरएसएस का जो संविधान है, मनुस्मृति का जो संविधान, उसको लागू करना चाहती है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है। इसमें यही है कि इस देश को एक रखेंगे। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय भारत। मैं प्रिंस मल्होत्रा, गांव मेरा लाली, जिला रोहतक है और मैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में पूर्व में और अपने सेवा दल से जुड़े हुए वॉलंटियर हैं। और हम अभी, हमारे को मैसेज था कि हमारी नेशनल ट्रेनिंग कैंप हुआ था आबू रोड में, वहीं पे हमें मैसेज था कि अगर कोई यात्रा से जुड़ना चाहता है वो अपने डाटा हमें सबमिट कर दें और हम उनको सेलेक्ट करके भेजेंगे। तो हम लोग इसी के तहत कन्याकुमारी से चले और लोगों से मिलते रहे। हमने तो एक ही चीज लोगों के जहन से समझ में आई है कि जो लोग ये कह रहे थे कि सावरकर बुलबुल पे उड़कर जाते हैं और 2000 के नोट में चिप है, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने जब ये मैसेज दिया कि नफरत के बाजार में मैं प्यार की दुकान खोलने आया हूं, वो हर चीज जो उनके बारे में फेक बनाई गई है वो डिलीट हो गई है। थैंक यू। मैं परमजीत सिंह पम्मी रोहतक जिले से हूँ और जब मैं यहाँ पर यात्रा करने आया तो मैं भारत यात्री नहीं था, तो मेरे को यूथ कांग्रेस ने यहाँ भेजा और मेरे को यात्रा करने का मौका दिया, तो मुझे भारत यात्री बनाया गया। जो राहुल जी हमारे देश में जो भ्रष्टाचारी, तानाशाही और जो महंगाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनकी लड़ाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, वो चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए। आप सभी का धन्यवाद। वेरी गुड, शुक्रिया। मैं विजेंद्र सांगवा रोहतक से हूँ। सेवा दल के वॉलंटियर रूप में भारत जोड़ो यात्रा में चलने का मुझे मौका मिला है। प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के बीच में रहा हूँ। राहुल जी को शुरू से आखिर तक देख रहे हैं। भारत का भविष्य हमें राहुल जी के हाथों में सुरक्षित महसूस हो रहा है। धन्यवाद। अरे वाह। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव शर्मा है, मैं सोनीपत से हूँ। ये यात्रा जब हमने 7 सितंबर को शुरू करी तो एक पद यात्रा के रूप में हमने इस यात्रा को शुरू करा, लेकिन फिर ये एक ऐतिहासिक यात्रा बन गई। जो 3 मुख्य उद्देश्य, जो जैसा राहुल जी कहते हैं, जो इस यात्रा से हम देश की जनता के बीच आवाज उठाने के लिए उनकी कहना चाहते हैं कि जो एक बेरोजगारी है और जो महंगाई है और जो हम देश में जो नफरत फैला दी गई है, उसको हम प्रेम में बदलना चाहते हैं और हम भाईचारे का संदेश इस यात्रा से देना चाहते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। ये रहे 14 भारत यात्री हरियाणा से जो कन्याकुमारी से चले हैं। 105 दिन रोज जब हम चलते हैं, कुछ विश्राम का दिन भी होता है जब हम चलते हैं। 24-25 किलोमीटर ये चल रहे हैं और मैं इनका आभारी हूँ कि ये यहाँ आए हैं। 1-2 और मुद्दे मैं आपको उठाना चाहता हूँ। आज अभी मुझे जानकारी मिली है कि आज सुबह हरियाणा के पुलिस ने खूब कोशिश की लोगों को नहीं आने देने की।
मैं उसके बारे में हुड्डा जी से कहूंगा कुछ कहें, पर मुझे अभी पिछले 10 मिनट में अलग अलग लोगों से मैसेज आया है कि आज, कल ये हमें देखने को नहीं मिला था, पर आज भारी मात्रा में हाईवे पुलिस खासतौर से खूब प्रयास की है, बैरिकेड लगाए हैं जगह जगहों में, लोगों को आने नहीं दे रहे हैं और लोगों को पीछे हटा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आपको अनुमति नहीं है आने की। तो ये हमने देखा था, हमने मध्य प्रदेश में देखा था, कुछ हद तक महाराष्ट्र में देखा था, कर्नाटका में भी देखा था, पर ये आज हमें हरियाणा में देखने को मिला है। मैं इसके बारे में हुड्डा जी से गुजारिश करूंगा वो कुछ कहें। एक और मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कराना चाहता हूं। आप क्रोनोलॉजी समझिए। आप जानते हैं हमारे देश के एक बड़े नेता ने कहा था, आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो मैं आज आपको ये क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। जुलाई 2022, सितंबर 2022 और नवंबर 2022 में गुजरात और ओडिशा में 4 ऐसे केसेस मिले जिसको आज हम कहते हैं ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट BF7। सरल भाषा में यही वो वेरिएंट है जो चीन में महामारी जो चल रहा है। वो 4 केसेस हमारे देश में भी पाए गए, 2 गुजरात में और 2 उड़ीसा में। ये जुलाई, सितंबर और नवंबर 2022 में। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू होती है। हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर गया, तब अचानक परसों स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को खत लिखते हैं। उसके पहले जैसा कि मैंने कहा था, कुछ राजस्थान के सांसद जो परेशान थे भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से राजस्थान में, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा और स्वास्थ्य मंत्री ने उनके चिट्ठी के आधार पर राहुल जी को लिखा। आज हमें जानकारी मिली है कि आज प्रधानमंत्री स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाए। क्रोनोलॉजी समझिए। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश होगा परसों। कल शाम को हम फरीदाबाद नहीं, बल्लभगढ़, आई थिंक, आई रिमेम्बर, फरीदाबाद, पर दिल्ली में हम रहेंगे परसों। और आज प्रधानमंत्री बुलाते हैं बैठक समीक्षा करने के लिए। जुलाई में समीक्षा नहीं, सितंबर में समीक्षा नहीं, नवंबर में समीक्षा नहीं, पर भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में प्रवेश होने के 2 दिन पहले समीक्षा, इमरजेंसी मीटिंग, हेडलाइन इमरजेंसी मीटिंग। और प्रधानमंत्री के एक बी टीम भी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी मीटिंग बुला रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग। अच्छा होता है एक ही मीटिंग होता है इमरजेंसी। अगर भारत जोड़ो यात्रा को रोकना है तो 2 चिट्ठी की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री दिल्ली से। एक ही, किसी को एम्पावर कीजिए, स्वास्थ्य मंत्री को एम्पावर कीजिए। पर आज 2 मीटिंगें हो रही हैं दिल्ली में। अचानक प्रधानमंत्री समीक्षा कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी समीक्षा कर रहे हैं, और हम जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा और क्यों क्या कराया जा रहा है ये सब। भारत जोड़ो यात्रा परसों दिल्ली में प्रवेश होगा और 1 दिन दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद 9 दिन का विश्राम। तो ये सब राजनीति है। गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीतिकरण गलत है। कुंभ मेला को चलने दिया, तब उन्होंने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया। फरवरी 2022 को नमस्ते ट्रंप करवाया गया गुजरात में, अहमदाबाद में, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई। और मार्च 2020 में मैं खुद गवाह हूं, कई सांसद मास्क पहनकर आए थे और चेयरमैन ने कहा,
राज्यसभा में, ये मास्क पहनना यहाँ वर्जित है, आप मास्क नहीं पहन सकते। और हम लोग सभी ने कहा गंभीर स्थिति है, कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है, लॉकडाउन कीजिए। पर एक हफ्ते के लिए मोदी सरकार चुप बैठी। क्यों? क्योंकि वो व्यस्त थी कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिराने में। और जब वो सरकार गिरी, जब उस गिरने में एक कांग्रेस नेता का भी हाथ था, जो बीजेपी में अभी मंत्री बैठे हुए हैं, बनकर बैठे हुए हैं, जब वो सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने, उस दिन से राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लागू किया गया। तो पहले दिन से राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हर एक भारत यात्री डबल वैक्सीनेटेड है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। हर एक भारत यात्री डबल वैक्सीनेटेड है और कई भारत यात्रियों को बूस्टर डोज भी मिला है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा ही सबसे बड़ा बूस्टर डोज है। हम सबको बूस्टर डोज मिला है। एक केस नहीं है भारत जोड़ो यात्रा में कोविड का अब तक। और ये सब अभी ऐसा बताया जा रहा है इमरजेंसी सिचुएशन है, और ये सब क्यों कराया जा रहा है? ताकि एक वातावरण पैदा किया जाए कि देखिए कोविड की महामारी आने वाली है और ये गैर जिम्मेदार लोग हैं जो हैं भारत जोड़ो यात्रा, वो इसको रोक नहीं रहे। ऐसे तो 24 तारीख के रात से 2 तारीख के रात तक विश्राम का दिन है भारत जोड़ो यात्रा के लिए। तो ये सीधा राजनीतिकरण है। प्रधानमंत्री इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। और जो खत आता है स्वास्थ्य मंत्री से राहुल गांधी जी को, वो कोई वैज्ञानिक सलाह के आधार पर नहीं है, किसी विशेषज्ञों के सलाह के आधार पर नहीं है। 2 बीजेपी सांसदों की चिट्ठी के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री एकदम राहुल जी को चिट्ठी लिखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे कई विशेषज्ञ हैं। पार्लियामेंट को एडजर्न कराइए अगर स्थिति गंभीर है। सबको मास्क पहनने की आप डायरेक्टिव निकालिए, इसको अनिवार्य कीजिए। अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक लगाइए। चीन से जो आयात है उस पर रोक लगाइए। वो तो नहीं लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि चीन की कंपनियां आपकी मदद कर रही हैं, जैसा कि पवन खेरा ने कहा था। तो ये राजनीतिकरण, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और अगर कोई विशेषज्ञों की सलाह है, अगर कोई वैज्ञानिक संस्था, मेडिकल संस्था, पब्लिक हेल्थ संस्था के आधार पर कुछ प्रोटोकॉल निकाला जाता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका पूरा पालन करें। पर हम पॉलिटिकल प्रोटोकॉल का विरोध करेंगे, साइंटिफिक प्रोटोकॉल का नहीं, पॉलिटिकल प्रोटोकॉल। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पॉलिटिकल प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं और उनका एक ही मकसद है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना और भारत जोड़ो यात्रा को किसी तरह से दिल्ली में आने के रोकना। मैं हुड्डा जी से गुजारिश करूंगा कि आज जो हमारा अनुभव रहा है हरियाणा पुलिस के हाथों में, जिस तरीके से कई लोग, हजारों लोग भारत जोड़ो यात्रा में भाग नहीं लेने दिया इनको, उस पर आप कुछ कहें तो अच्छा होगा। जयराम जी ने 2 इशू उठाए हैं जहां तक हरियाणा का सवाल है। एक तो भादस गांव में बिजली का और दूसरा पुलिस की कार्रवाई। जहां तक बिजली का सवाल है, देखिए अगर इस नियत से बिजली काटी गई है कि हमारी वहाँ यात्रा जा रही है
उसकी जांच हो जाएगी और इस नियत से काटी जा रही। तो मैं हरियाणा सरकार को ही कहना चाहता हूं कि फिर तो पूरे हरियाणा की बिजली काटनी पड़ेगी आपको, एक गांव की नहीं, पूरा हरियाणा जुड़ चुका है इससे। तो ऐसी जो राजनीति से प्रेरित कोई ऐसा काम कोई भी अधिकारी करता है, उसका तो काम बिजली सप्लाई करना है, उसको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से पुलिस की जो ये कार्रवाई है, पुलिस का काम कानून व्यवस्था कायम रखना है, पुलिस का काम किसी की रोक लगाना का नहीं। क्योंकि कल बहुत भीड़ आ गई थी, आज इस वास्ते सोच के भीड़ कम करेंगे, राजनीति से प्रेरित कोई फैसला पुलिस अधिकारी लेंगे तो भाई उसका जो हम देखो, सरकार तो आने जानी चीज है, उसकी हम असेंबली का सेशन है उसमें भी उठाएंगे और पूरी उस पे ऊपर खिलाफ उसके कार्रवाई लेंगे। और मैं आपके माध्यम से विभाग के सारे सरकारी कर्मचारियों को ये माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसी राजनीति से प्रेरित होकर कोई फैसला न ले, ये हमारे को मंजूर नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगी ये बात हमारे से। तो हाँ, जो मजबूरी होती है तो बताएं, अगर बिजली गांव में नहीं जाती है तो गांव को पहले बताएं कि भाई हमारे तो इस वजह से हम बिजली कटौती करेंगे, कोई बात नहीं। पुलिस के कोई प्रॉब्लम है तो पहले बताएं कि भाई इस रूट से हम नहीं करेंगे, इस रूट से हम जाने देंगे। तो ये तरीके हैं। तो जैसा बताया जयराम जी ने, वो इसकी पूरी जांच करेंगे और इसके ऊपर पूरा वो लेंगे, अमल लेंगे। बाकी जहां तक, क्योंकि ये सवाल ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों करते हैं, तो ये आप सबको मालूम है, आप सब हरियाणा के पत्रकार हैं। इस सरकार के पास, मौजूदा सरकार के पास, बीजेपी जेजेपी की सरकार के पास उपलब्धि बताने के लिए कोई नहीं है, कोई एक भी उपलब्धि बताने के नहीं है। विफल सरकार है और ये ऐसे ही कार्रवाई कर सकती है और ये कार्रवाई उनकी हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी यात्रा पूरे ही चलेगी। बाकी कोविड के प्रोटोकॉल के बारे में इन्हें कही दिया, अगर वो कोई प्रोटोकॉल बनाएंगे सारे देश के लिए बनाएंगे तो हमारे को कबूल होगा, लेकिन खाली इसके लिए वो बनाना चाहते हैं तो ये लोग समझ चुके हैं हरियाणा के लिए पूरा और ज्यादा हमारे साथ सहयोग हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो कहा जयराम जी ने, उनका मैंने रिएक्शन दिया। पवन खेरा जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज राहुल जी ऐतिहासिक घसेरा गांव जाएंगे। वहां 2 से पौने 3 तक कार्यक्रम है, 45 मिनट का कार्यक्रम है और भारत जोड़ो यात्रा घसेरा विलेज गांव से ही शुरू होगा दोपहर को और करीब 10 किलोमीटर का वॉक है दोपहर को, करीब 10 साढ़े 10 या 11 किलोमीटर का पैदल है दोपहर को। पर आज 2 बजे को वहां से शुरू होगा, 2 से 2:45 और उसके बाद 2:45 के बाद भारत जोड़ो यात्रा उसी गांव से शुरू होगा। पवन खेरा कुछ क्या है? कोविड के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपसे छिपाई जाएगी। जब हम बात कर रहे हैं, गुजरात में तैयारी हो रही है कांकरिया कार्निवल नाम के एक प्रोग्राम की, जिसमें प्रतिदिन 3 लाख लोग आने वाले हैं। जब हम आपसे आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि साहब हमें पत्र आ गया, प्रेम पत्र आ गया स्वास्थ्य मंत्री का, गुजरात में ही एक फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग आने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जाने वाले हैं। और आप जानते हैं ये सरकारी कार्यक्रम सिर्फ दिखने भर के लिए होता है, सिर्फ बजट सरकार से आता है, ये राजनीतिक कार्यक्रम होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है। लाखों लोग उसमें भी आने वाले हैं। आप चिंतित क्यों नहीं है उन भक्तों के लिए, लाखों भक्तों के लिए जो गुजरात के प्रमुख स्वामी की शताब्दी में रोज जा रहे हैं? 4 लाख प्रतिदिन 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। आपको चिंता नहीं उन भक्तों की? प्रमुख स्वामी हम सबके आदरणीय हैं, उनके भक्त हम सबके लिए आदरणीय हैं। आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं, आपको सिर्फ चिंता राहुल गांधी की है, सिर्फ चिंता भारत जोड़ो यात्रा की है, सिर्फ चिंता कांग्रेस पार्टी की है। तो ये सवाल G20 के आयोजनों का पूरा तैयारी हो रही है, अलग अलग शहरों में हो रही है, क्या उन 20 शहरों में हो रही है, क्या उनकी चिंता नहीं है आपको? तो जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा, जैसा कि हुडा साहब ने कहा, ये पॉलिटिकल प्रोटोकॉल से बाज आइए, मेडिकल प्रोटोकॉल लाइए, साइंटिफिक प्रोटोकॉल लाइए, सब पालन करेंगे जैसे कि किया था।
ये कोरी राजनीति है। मैंने आपको 4 उदाहरण दिए हैं। अभी त्रिपुरा में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री की रैली थी। भीड़ कैसे जुटाते हैं वो लोग हम और आप जानते हैं, लेकिन भीड़ जुटाई थी, उनकी चिंता नहीं थी आपको। तो प्रधानमंत्री की रैली में लोग जाएंगे, कांकरिया कार्निवल में लोग जाएंगे, फ्लावर शो में लोग जाएंगे, G20 में लोग जाएंगे, प्रवासी भारतीय दिवस में लोग जाएंगे, और प्रमुख स्वामी के भक्तों की चिंता आपको नहीं होगी, उनमें वहां भी लोग जा रहे हैं। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा आंख में खटक रही है प्रधानमंत्री को। हाँ जी, आपके सवाल। Let's take this in the end. साहब, अभी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की तरफ से जो भी गाइडलाइंस होगी हरियाणा सरकार उसका पूरा पालन करेगी। तो ऐसे में जो सेकंड चरण है आपका, वो फिर जीटी रोड से जो देखिए, पहले जयराम जी ने बता दिया, जयराम रमेश जी ने, कि कोई प्रोटोकॉल जारी करेगी उस मेडिकल बेस्ड पे, तो सारे देश में लागू होगा, वो हरियाणा में भी लागू होगा और हम भी मान्य करेंगे उसकी। ने कहा है कि देश के 2 राष्ट्रपिता हैं, एक तो महात्मा गांधी हैं, दूसरे नए इंडिया के राष्ट्रपिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। वो राष्ट्र के विषय में नहीं बात कर रही, अपनी पार्टी के विषय में बात कर रही। प्रोटोकॉल पे बात की आपने। वैज्ञानिक और पॉलिटिकल प्रोटोकॉल, क्या राहुल गांधी जी ने जो बूस्टर डोज की आपने बात की, जो स्टार्टिंग में वो प्रोटोकॉल लागू हो चुका था, क्या उन्होंने तीनों डोज ली हुई है क्या? देखिए, राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे जो 2019 में उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये कोविड महामारी भयंकर तरीके से हमारे देश को अनुभव करना पड़ेगा। पहले व्यक्ति थे। उनको हंसी मजाक किया गया उनके बारे में, उनका नजरअंदाज किया गया। तो कुंभ मेला का आयोजन हुआ, नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ, पार्लियामेंट बुलाया गया, मध्य प्रदेश असेंबली बुलाई गई ताकि कमलनाथ सरकार गिराया जाए। तो राहुल गांधी जी ने पहले 2019 में कहा था, मुझे याद है। तो ये खत मिला है उनको, मेरी उनसे बात नहीं हुई है लंबी बात इसके बारे में, क्योंकि इस खत अगर आप पढ़ते हैं, इस खत बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इसका मकसद क्या है। स्वास्थ्य मंत्री शुरू करते हैं कि मुझे फलाना सांसद से खत मिला है, पीपी चौधरी ने मुझे लिखा है और ये 2 मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, कृपया इन मुद्दों पर आप कार्रवाई कीजिए। क्या? तो मैं एक बार फिर दोहराता हूं, ये गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में हमें गंभीरता से विचार करना है। प्रोटोकॉल अगर लागू करना है, मैं नहीं कह सकता हूं और कोई नहीं कह सकता है, सिर्फ विशेषज्ञ हमें बताएंगे, सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट बताएंगे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बताएंगे। उनके आधार पर जो कुछ प्रोटोकॉल निकाला जाएगा हम उसका पालन करेंगे, पर प्रोटोकॉल सबको लागू होना चाहिए। सभी पार्टियों को, सभी राज्य सरकारों को, सभी पब्लिक गैदरिंग के लिए, और खास तौर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स। क्या सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करेगी? मैं पूछना चाहता हूं। क्या अंतरराष्ट्रीय जो एयरलाइन ट्रैफिक है वो बंद करेंगे? तो ये बिल्कुल, इसमें कोई कुछ नहीं है, इसमें स्वास्थ्य नहीं है, इसमें राजनीति है और एक ही मकसद है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना और भारत जोड़ो यात्रा को कल ही रोक देना, फरीदाबाद के पास, दिल्ली में नहीं आने देना। सर, यही उनका मकसद है। संसद सत्र के अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन आज अपर हाउस लोअर हाउस के चेयरमैन ने मास्क पहन लिया और सभी सांसदों को मास्क पहनने के लिए बोल दिया गया है। हाँ, ठीक है। मैं उस दिन राज्यसभा में मौजूद था जहां एक सांसद मास्क पहनकर आए थे, 19 मार्च 2020, मुझे आज भी याद है। और मैं उस सांसद का नाम भी दे सकता हूं, डेरिक ओब्रायन। और चेयरमैन साहब ने कहा
मास्क पहनना संसद के अंदर मना है, ये रिकॉर्ड पर है। वेंकैया नायडू चेयरमैन थे और उन्होंने कहा, क्योंकि उनको बोला गया कहो। एक हफ्ते बाद वो कहते हैं मास्क के बिना आप अंदर नहीं आ सकते हो। क्यों? उनको कहा गया। तो ठीक है ये सब। और देखिए पार्लियामेंट का सत्र पहले जो प्लान था 26, 27, 28 और 29, 4 दिन और अगले हफ्ते होने वाले थे। मांग आई कई सांसदों से, कई पार्टियों से पहले से ही कि इसको 23 को एडजर्न कराया जाए। तो हो सकता है कल एडजर्न हो जाएगा और सरकार कहेगी कोविड की वजह से। ये कोविड की वजह से नहीं है सर, ये उत्तर पूर्वी राज्यों से जो सांसद आते हैं उनकी मांग है, तमिलनाडु के डीएमके पार्टी के नेता की मांग है। कई राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि 23 तारीख को एडजर्न कराइए। ये पहले दिन से ये मांग चल रही है और सरकार के पास कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई विधेयक नहीं है। तब अगर कोई बिजनेस नहीं है, अभी आप कोविड के बहाने बनाकर अगर आप कल एडजर्न करोगे, ठीक है एडजर्न कराइए। भारत जोड़ो यात्रा भी एडजर्न होगा 24 तारीख रात को, 19 मार्च 2020। 19 मार्च। डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस मास्क पहनकर आए थे और वेंकैया नायडू साहब ने कहा मास्क मत पहनिए, आप बाहर जाइए, मास्क अंदर नहीं पहन सकते। कुछ ही दिन बाद हमें कहा गया मास्क पहनो, मास्क के बिना आप अंदर नहीं आ सकते हो। सर है Sir, Rajasthan High Court has rejected the prayer of Robert Vadra to quash the ECIR and in the PMLA case. Sir, what is your response to that? We've maintained a very clear stand on both these issues. The issue of witch hunting by the government, deliberate witch hunting of a private individual. No merits whatsoever in the original case, number one. Number two, the unbridled powers that have been given to the agencies by this government and the unbridled control that this government has on these agencies and the unbridled misuse of these agencies. That's the story not of the day, not of the week, not of the month, but of the tenure of Mr. Narendra Modi. We'll keep exposing this blatant, brazen misuse by the Modi government of the agencies against not just the political rivals but their family members also. हिंदी में भी मैं बोल देता हूं, एजेंसीज को एक तो आपने पूरी तरह से कंट्रोल दे दिया, उन पर कोई देखरेख नहीं है, उनकी कोई निगरानी नहीं है। लोकतंत्र में निगरानी व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती। दूसरा, आपने एजेंसीज का पूर्ण रूप से दुरुपयोग पहले दिन से शुरू कर दिया जब से आपकी सरकार बनी है, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, उनके गैर राजनीतिक परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी। और तीसरा, आपने एक जो सिस्टम था लोकतंत्र का, जिसमें कोई भी सवाल किसी से पूछ सकता था, कोई भी एजेंसी सवालों के घेरे में आती थी तभी उन एजेंसीज पर लगाम रहती थी, वो सिस्टम आपने खत्म कर दिया। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, हमारा मुंह आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं डरते। देखिए 2014 में अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम थी हरियाणा में एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अब जो लेटेस्ट है पूरे देश में CMI की रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज इन हरियाणा। क्यों? क्योंकि 1,82,000 तो सरकारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, वहां नहीं लगा रहे, और एक और कौशल वो बना दिया वहां पर, वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू कर रहे जो क्लास 3 क्लास 4 में है। तो इस प्रकार से ये सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट देना नहीं चाहती है। दिस इज क्रिएशन ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, नहीं तो हरियाणा में परिस्थिति नहीं आनी थी। दूसरा,
जैसे फरीदाबाद है, हम जा रहे हैं क्योंकि इस किस्म की बिजली के रेड और वो करके बहुत सारे एमएसएमई बंद भी कर गए हैं। तो लाने के लिए, बल्कि इन्वेस्टमेंट लाने की बजाय लोग छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ दिस गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो सबसे पहले तो ये 1,82,000 जो पोस्ट खाली पड़ी हैं उनमें देंगे। आज स्कूल में जो है ना टीचर ही नहीं है। आज परिस्थिति हरियाणा में क्या है, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, कहाँ जाएगा हरियाणवी। तो वो स्थिति हम खत्म करेंगे। प्रॉपर डॉक्टर भी मिलेंगे आपको, मास्टर भी मिलेंगे, टीचर्स भी मिलेंगे और कर्मचारी भी काम करते मिलेंगे। पूरा को करेंगे और जो ये कौशल जो इन्होंने बनाया है उसको हम डिमोलिश करेंगे और रेगुलाइज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हम खत्म करेंगे। हाँ जी बोलो। है? हाँ? ऑन कर लो। सर, नूह जिला देश का सबसे पिछड़ा जिला है। आज दूसरा दिन है। कल जो भीड़ राजस्थान से और बड़कली चौक कल भादसों में खत्म हुआ, बहुत ज्यादा भीड़ थी, आपने भी देखी। सिर्फ तो भीड़ जुटाने के लिए मेवात की जनता को आगे लाया जा रहा है या यहाँ के जो नेता हैं उन्हें पार्टी में ऊपर संगठन में जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही। दूसरा अवसर, एक आपने घोषणा की थी सोनिया गांधी जी के सामने मांडीखेड़ा में 1 जून 2011 को। फिर उसके बाद में जब चुनाव आया तो आपने 6 अगस्त 2014 को भी घोषणा की कि हम नगीना से तिजारा रोड बढ़ाएंगे। राजस्थान में भी आपकी सरकार थी और अब भी है, लेकिन कहीं से वो काम शुरू नहीं हुआ सर, क्योंकि 50,000 के करीब रिश्तेदारियां भी हैं दोनों तरफ की। ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा को जोड़ता है, नगीना से तिजारा से। ठीक, आप नूह से ही है ना? नूह से हैं आप, तो आप बताएं हमारी सरकार थी तो नूह में क्या क्या हुआ था? मेडिकल कॉलेज खुला था? नहीं आपके प्लीज, आप पत्रकार हो? ओनली सिर्फ आप पत्रकार हो? हाँ, कौन से पत्रकार? तो आपका टर्न आएगा जब पूछना है। अमर उदास तो रोड भी बन रही थी, रेलवे लाइन भी मंजूर थी। अभी सरकार, मैं कह रहा हूँ, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट आ गई, तो अब तो इसको बदल के ही लोग बोलते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। दिस इज नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं बैंक में, तो दिस हरियाणा गवर्नमेंट इज नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। आप पूछो। सर, मैं तो पूछना नहीं चाह रहा था। हाँ, पूछो। आपके फादर ने वादा किया था, वो वादा आपने पूरा कर दिया। हरियाणा में हमारी आदत बन गई जी, गगन चूमती मारते आपके विकास की दास्तां बयां करती है। मैं तो धन्यवाद। वो तो मतलब गुड़गांव कैनाल मेरे फादर ने निकाला। ये सब लिखा भी करो अखबारों में। थैंक यू। और जो पॉलिटिकल बात कर रहे हो आप, आफ्ताब अहमद जी बैठे हैं यहाँ पे। मैं सीएलपी का लीडर हूँ, डिप्टी लीडर है। नूह जिले का ही है ये, नूह से एमएलए हैं, डिप्टी लीडर है सीएलपी में, विपक्ष में। अब बाकी सरकार आएगी तो जब और तो वो थे, पहले मिनिस्टर थे, ठीक ना। संगठन तो अभी बनेगा, हमारा संगठन तो बनेगा। हाँ, एक मिनट। स्वास्थ्य मंत्री का आदेश है, उन्होंने कहा है कि आपके यात्रा में कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। कौन है वो? अनिल जी का, विज जी का? वो तो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, मुझे पता। आपको जवाब मिल गया। उसकी परमिशन को लेकर भी कुछ है क्या? बड़े पैमाने पे कमल हसन सहित बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या फीडबैक है, आपकी क्या तैयारी है अगर कुछ होता है उसमें?
देखिए, हम नियमों का पालन करने वाली पार्टी, सारे नियमों के अनुसार अनुमतियां लेकर आयोजन करते हैं। किसी भी जिले में जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, गांव में जाते हैं, बिना अनुमति के हम काम नहीं करते। आप नियम बनाइए, सबके लिए बनाइए, हम उसका भी पालन करेंगे। लेकिन आप राजनीति करेंगे हमारे साथ, तो ऐसी राजनीति कईयों ने करने की कोशिश की हमारे साथ, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका डट कर मुकाबला करना जानते हैं। तो अनुमति लेकर कोई आयोजन दिल्ली में हो, अनुमति आपसे लेंगे, आप देंगे, आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कोविड बहुत बड़ा खतरा है, तो तमाम अनुमतियां कैंसिल करिए जो आपने दे रखी है अपने आप को। दिल्ली में ये बात सुनने में आ रही है कि आज से सारी अनुमति बंद हो रही है पब्लिक प्रोग्राम्स की। देखते हैं क्या नियम बनते और किसके लिए लागू होते हैं, फिर बात करेंगे। कोई सवाल नहीं है। आफ्ताब अहमद जी कुछ कहना चाहते हैं। आज जो शाम की भारत जोड़ो यात्रा की प्रपोज सोना चौक पे जो मीटिंग थी, वो अब वहां आयोजन नहीं होगा उसका। गांधी ग्राम घासेड़ा में अभी 2 बजे जो है श्री राहुल गांधी जी की, महात्मा गांधी जी को, क्योंकि 19 दिसंबर 1947 को आए थे, तो आज के दिन वहां एक जनसभा होगी जिसमें राहुल जी उसमें शामिल होंगे। इस जानकारी को देने के लिए मैं आपके जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में एक ही पब्लिक मीटिंग होती है। कल सुबह मुंडका में हुई थी और आज सुबह यहाँ गांधीग्राम घासेड़ा में हुई थी। थैंक यू। IMT नहीं, मैं कह रहा नॉन परफॉर्मिंग, उनको जवाब दे रहा था। ड्रिंकिंग वाटर की कितनी समस्या थी, रेनीवेल से सारे गांव में पानी पहुंचाया। सोनिया जी आई थी उसका उद्घाटन करने के लिए। और कोटला जो है ले, उसकी हमने कितनी वो शुरू की थी, अब वो आगे बढ़ती रही। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, हैं? हाँ, तो फिर कुछ मैं कह रहा हूँ नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट आ गई भाई। हमने तो मंजूर करा दी थी उस टाइम। बहुत सारी रोड है जो मंजूर कराई थी हमने। और इन्हें, ये सरकार ऐसी है, एक नेशनल हाईवे मेरठ से लेकर और यहाँ लेकर राजस्थान में जाएगी भिवानी होके, सोनीपत होकर। मेरे पास दोनों पत्र हैं। मुख्यमंत्री ने ये लिखा कि हमारे को सड़क की जरूरत नहीं है। देश में पहले मुख्यमंत्री को जो नेशनल हाईवे के लिए मना करें। और गडकरी जी ने ये लिखा, अच्छा हमारे को 1000 करोड़ रुपए दे दो, ड्रॉ कर लेंगे। इनका तो ऐसे ही है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है ये, कोई सोचने की बात नहीं। थैंक यू।